जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 का एक सेशन और आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग लगातार वीडियो को बारी बारी से आगे की ओर सेशन आगे की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए, इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं वो सभी सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हम आपको केवल वही पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। तो आज भी हम लोग ऐसा सेशन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तैयारी 3 और 2 में पूछा गया प्रश्न ही है। ठीक है, और उनसे बनने वाला प्रश्न हम एक नहीं, आपको उनसे एक से प्रश्न लेकर के कई सारे प्रश्नों का जवाब भी हम आपको वहां से देंगे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो केवल आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 ही नहीं बल्कि आप अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको कम करेगा। बिहार एसआई यानी दरोगा का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको क्या होगा कि यहाँ से आपको मदद मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आगे आप लोग बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको इनसे बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस सेशन में जो है लगातार बने रहिएगा। देखिए, ये पॉइंट जो आपका चल रहा है, इस पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि ये आपका जो रहेगा ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड रहेगा, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्या जीके जीएस, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है बेहतर रहने वाला है। तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए। देखिए, हमारा टाइम क्या है कि मॉर्निंग सुबह 7 बजे हम आपको क्लास प्रारंभ करते हैं, 7 से 8 बजे तक चलता है, और इवनिंग में यानी शाम में भी आपका क्लास 7 से 8 बजे तक डेली ये चलता है। बट संडे जो है स्पेशल हम लोग किसका कॉन्सेप्ट देखते हैं तो मैथ के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, इस सेशन में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो रहने वाला है क्या जीके का प्रश्न। ठीक है, उन जीके के प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। एक प्रश्न से आप कई सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यदि आप जानते हैं तो इसका कमेंट में आप बता करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार जो होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करें। देखिए, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या था कि सोरेंस ने एक पीएच स्केल बनाया था। ठीक है, पीएच स्केल को क्या किया था, तैयार किया था। और ये पीएच स्केल जो था ये क्या काम करता था, तो ये अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसकी क्या करती थी, क्षमता नापता था। ठीक है, इसकी क्या नापता था, क्षमता, अर्थात हाइड्रोजन की क्या क्षमता है, क्या पावर है, उसकी माप करता था कौन, पीएच स्केल। इस स्केल पर लिखा रहता है कहां से लेकर के 1 से लेकर के 14 तक नंबर क्या रहता है, अंकित क्या हुआ रहता है। ठीक है, तो इस स्केल में 1 से लेकर के कहां तक रहता है, 14 तक रहता है, जिसमें हम बात करें कि बीच में जो होता है बिल्कुल आपका क्या होता है 7। इधर से आप 6 हो गया, 5, 4, 3, 2 और 1, और इस ओर से आगे बढ़े तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया आपका 14। देखिए, इसमें क्या है कि यदि हम लोग इस 7 से अगर नीचे की ओर उतरते हैं तो जिसका पीएच मान इस 7 से कम होता है वो क्या होता है, प्राय अम्लीय होता है। जबकि 7 से हम अधिक की ओर बढ़ते हैं तो उस विलयन की प्रकृति क्या होती है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। बट यदि किसी विलयन का पीएच मान बिल्कुल क्या हो जाए तो 7 हो जाए तो वो प्राय क्या हुआ करते हैं, तो उदासीन हुआ करते हैं। यानी हम यूं समझें कि अगर पीएच मान 7 से
छोटा है तो उसकी प्रकृति क्या हो रही है, तो अम्लीय हो रही है। और यदि पीएच वैल्यू ये बड़ा है किससे, 7 से, तो इसकी प्रकृति क्या बता रही है, क्षारीय। और यदि पीएच का वैल्यू किसके बराबर है, 7 का, तो वो विलयन कैसा होगा, तो उदासीन होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का 7 से अधिक। और एक्यूरेट 7 का जो होता है वो कैसा विलयन देता है, तो वो देता है आपका क्षारीय विलयन। ठीक है, तो ये जो है सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने इस स्केल को तैयार किया था। आइए हम लोग और समझते हैं इसमें। देखिए कुछ अम्ल है जो कि कुछ पदार्थ में अम्ल की उपस्थिति को समझते हैं। जैसे आप लोग सिरका जो है इसमें सुने होंगे, सिरका जिसको हम लोग अचार बोलते हैं। देखिए इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल रहता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और हम लोग बात करें दही में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपका पाया जाता है कौन सा, तो लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, और हम लोग बात करें सेब में, तो सेब में कौन सा अम्ल रहता है, तो सेब में आपका रहता है मौलिक अम्ल रहता है। ठीक है, और हम लोग बात करें किसमें, इमली में, तो इमली में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो वो अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक की बात करें, लाल चींटी के डंक में, चींटी के डंक में जो रहता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है आपका कौन सा एसिड, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता। और एक इंपॉर्टेंट और प्रश्न है कि मानव आमाशय में, मानव के आमाशय में कौन सा एसिड रहता है, तो इस आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग इससे भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। समझ गए होंगे कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इमली में आपका हो जाएगा कौन सा, तो टार्टरिक एसिड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड। आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो यहां से याद रखिएगा पीएच स्केल की खोज किसने किया था, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था, तो 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल क्या करता है, तो उस अम्ल या क्षार में उपस्थित हाइड्रोजन की क्षमता बताती है। पीएच स्केल पर अंकित रहता है कहां से, 1 से 14 तक रहता है। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो पॉइंट है आपका उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत के संसद के नए वास्तुकार कौन है। देखिए नया संसद भवन बना है, ये सभी आप लोग जानते हैं कि नए संसद भवन का क्या हो चुका है, तो निर्माण हो चुका है। देखिए नए संसद भवन की खासियत क्या है कि इस संसद भवन में 2 सदन है। एक है आपका कौन सा, तो लोकसभा, ध्यान देंगे, एक है कौन, लोकसभा, दूसरा क्या है, तो राज्यसभा है। और आप लोग याद रखिएगा कि नए संसद भवन में लोकसभा का जो प्रतीक के रूप में है, तो वो प्रतीक के रूप में कौन है, तो वो है आपका मोर, जिसे हम लोग मयूर भी कहते हैं। ये इसका जो है चित्र बना हुआ है किसमें, तो लोकसभा के अंदर बना हुआ है, जो कि लोकसभा का प्रतीक है। और हम लोग राज्यसभा का, इसका हम लोग प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है राज्यसभा का, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल है। ठीक है, देखिए हमें एक आजादी का जो प्रतीक के रूप में मिला है राजदंड। ठीक है, राजदंड, वो राजदंड जो था नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर रखा गया है, तो उस राजदंड को कहां रखा गया है, तो लोकसभा में रखा गया है। और उस राजदंड को हम लोग क्या बोलते हैं, संगोल, क्या बोलेंगे उसे, तो संगोल जो है इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रखा है, तो लोकसभा में स्थापित किया है। ठीक है, और हम लोग बात करें कि आज वर्तमान में इस लोकसभा में जो इस संसद भवन, नए संसद भवन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा के लिए बैठने का सीट कितना है, तो 888। जबकि राज्यसभा के सीट की बात करें तो इसमें कितने सीट है, तो सीटों की संख्या कितनी है, तो 384 सीट है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा कि नए संसद भवन को बनाने वाले इनका वास्तुकार जो है, इसका
वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल जी है। कौन है? विमल पटेल जी है नए संसद भवन के वास्तुकार। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नए लोकसभा, ये जो है संसद में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 888। राज्यसभा की कितनी है? 384 है। और इसका प्रतीक चिन्ह यानी लोकसभा का प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है? तो वो है मोर। और इसी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संगोल को रखा गया है। ठीक है, और इसमें राज्यसभा की बात करें तो सीट कितने हैं? 384। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो विमल पटेल जी हो जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न आपका आता है। तीसरा कौन सा प्रश्न है कि कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे खतरनाक है? ठीक है, हम लोग भूकंपीय तरंग को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि भूकंप जहां से उद्गम होता है, जहां से प्रारंभ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्गम स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम स्थल। और जब यहां से भूकंप निकलता है तो यहां से ये तरंगों के रूप में निकलती है। और इनमें खास रूप से 3 तरंगे जो है ये कहां पहुंचती है? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। इनमें सबसे अधिक स्पीड से चलने वाला तरंग जो होता है वो आपका कौन सा होता है? तो पी तरंग होता है। इसी को हम लोग प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी वेव बोलते हैं इसे। प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंग, इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, इसलिए ये तरंगें बहुत जल्दी यानी सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। उसके बाद आपका आता है कौन सा तरंग? उसके बाद दूसरा नंबर में आता है आपका एस तरंग, यानी दूसरा आपका हो गया कौन सा? तो सेकेंडरी वेव हो गया। ठीक है, सेकेंडरी वेव हो गया। तो ये तरंग भी पी से थोड़ा सा कम स्पीड से चलता है। जबकि हम लोग बात करें जिसका स्पीड सबसे कम होता है वो कौन सा होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं लव वेव। क्योंकि इस तरंग की खोज किसने किया था? तो इस तरंग की खोज किया था लव नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एल तरंग या हम लोग लव तरंग के नाम से इसे जानते हैं। अब देखिए जो तरंग है सबसे बाद में पहुंचती है वह तरंगें सबसे अधिक क्या करती है? खतरनाक रूप से प्रभावी होता है यहाँ पृथ्वी पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सबसे बाद में कौन सा तरंग पहुंचता है? तो वो तरंग पहुंचता है कौन? एल तरंग पहुंचता है। इसीलिए हम लोग पी और एस और एल की बात करें तो इसमें सबसे खतरनाक तरंग जो होता है वो आपका कौन सा होता है? तो एल वेव होता है सबसे खतरनाक। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम खतरनाक कौन सा तरंग होता है? तो प्राइमरी वेव होता है। ठीक है, सबसे कम खतरनाक होता है आपका कौन सा? तो पी तरंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पी और एस पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो ये तरंग बदल करके किस में चली जाती है? तो एल वेव में ये क्या होती है? तो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपसे केवल ये पूछा गया है कि कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे खतरनाक होता है? तो सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तो एल वेव होता है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या बोल रहा है? कह रहा कौन ये जो है रोडेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि ये कृषि उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां खेतों में क्या करता है कि घास फूस छोटे छोटे पेड़ पौधे को एक बार क्या करता है? काट के जला देता है और उनसे जो बनने वाला खाद होता है उसमें क्या करता है? कृषि करता है। तो एक बार उसमें खेती कर लेने के बाद उसे पुनः छोड़ देता है और दूसरे जगह जाकर के खेती करता है। तब तक इस खेत में क्या होता है कि फिर से इसमें घास फूस वगैरह छोटे छोटे पेड़ पौधे इसमें उग आते हैं और फिर जाकर के बदल करके वहां से यहाँ शिफ्ट होते हैं। तो यही कृषि क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, बदल बदल करके कृषि की जाती है इसमें। तो देखिए इसमें यह बोला जाता है कि रोडेशिया देश में, ठीक है, रोडेशिया देश में इस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग इसमें देखिए सबसे पहले कि पहला ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है कि झूम कृषि। कौन सा कृषि बोल रहा है? तो झूम कृषि। और दूसरा है चेते मिनी। तीसरा क्या है? लदम या 1 से
अधिक। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इस स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? तो बांग्लादेश में इस कृषि को जाना जाता है किस नाम से? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस स्थानांतरित कृषि को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग रोडेशिया की बात करें, ठीक है, तो रोडेशिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो कृषि होता है स्थानांतरित उसे क्या बोला जाता है? तो चेते मिनी बोला जाता है। और हम लोग बात करें कि इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में इस कृषि को किस नाम से जानते हैं? इंडोनेशिया। और एक हम बात कर लें इसी में मलेशिया, इंडोनेशिया और दूसरा मलेशिया, इन दोनों जगहों पर इस स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है? तो लदांग के नाम से जाना जाता है। तो अब आप लोग देख लीजिए रोडेशिया जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो चेते मिनी के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश में झूम कृषि होता है, रोडेशिया, चेते मिनी, इंडोनेशिया और मलेशिया में से लदांग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों का 5वां प्रश्न क्या है? तो देखिए समझिए इसको, ये कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? ठीक है, कौन सा मंत्री पूछ रहा है? तो श्रम मंत्री की बात करते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो अस्थायी सरकार बनी थी वो अस्थायी सरकार कब बनी थी? तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो सरकार बनाने के लिए जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था ये अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, जिसमें क्या था कि कई सारे मिनिस्टर भी बनाए गए थे, जिनमें से आप लोग मुख्य रूप से इस बात को जान लीजिए कि श्रम मंत्री जो था उस समय, श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री था आपका कौन सा? तो जगजीवन राम। कौन सा था? तो जगजीवन राम जो हुआ करता था वो क्या था? श्रम मंत्री। और हम लोग बात कर रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, या हम लोग मंत्री लिख देते हैं। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्री, ये आपका कौन हो जाएगा? तो ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था इस समय। ठीक है, चलिए और हम लोग बात करें कानून मंत्री। इस समय कानून मंत्री जो हुआ करता था वो कौन था? तो वो था आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे? तो कानून मंत्री हुआ करते थे। और हम लोग बात करें इसमें ये जो था इसमें, और हम लोग बात करें स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो इस समय स्वास्थ्य मंत्री जो हुआ करता था वो कौन था? तो स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। और हम लोग बात करें इसमें एक दो पॉइंट, परिवहन मंत्री कौन था? परिवहन मंत्री की बात करें तो परिवहन मंत्री आपका कौन था? तो परिवहन मंत्री हुआ करता था कौन? तो जॉन मथाई जो थे वो कौन थे? परिवहन मंत्री हुआ करते थे। एक और अगर हम लोग देख लें इस समय का शिक्षा मंत्री कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर इस समय कौन था? तो शिक्षा मंत्री कौन था? तो ये था आपका कौन सा? तो शिक्षा मंत्री जो था वो था मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करता था, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करता था। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा इस तरीके से। जब 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के
अस्थायी रूप से रहने के बाद उस समय जो था ये आपका क्या बना था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो जिसमें ये सभी क्या थे, तो मिनिस्टर हुआ करते थे। तो कानून मंत्री कौन थे, तो ये हो गया आपका भीमराव अंबेडकर फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रम मंत्री, जगजीवन राम स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमार अमृता कौर परिवहन मंत्री, जॉन मथाई थे। और जबकि शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ तक आज हम लोग देखते हैं। और आप लोग इसमें और एक देख लें, तो इस समय जो था आपका एक और इसमें हम लोग बात करें, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बना था। ठीक है, हम लोग इसकी बात करें, इस समय का प्रधानमंत्री कौन था और उप प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, ये दो प्रश्नों का जवाब जो है ये आपको कमेंट में बताना है। एक प्रधानमंत्री का नाम और एक उप प्रधानमंत्री इस समय कौन थे उसके बारे में जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। ये दोनों प्रश्न 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उस समय ये दोनों प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे, उसका नाम बताना है। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।